8 जून 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर नगद मानो एक्सप्रेस ट्रेन अपने यात्रियों को लेकर पहुंचती है। सभी यात्री उतर जाते हैं। ट्रेन रेलवे के यार्ड में चली जाती है। वहां पर 3 कर्मचारियों को इसकी सफाई के लिए लगाया जाता है। उन्हीं में से एक कर्मचारी एक बोगी के अंदर जाकर देखता है कि सीट के नीचे एक कैरी बैग पड़ा हुआ है। अक्सर बहुत से यात्रियों का सामान ट्रेन में छूट जाता है। उस कैरी बैग को बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस कैरी बैग के ऊपर काफी खून लगा हुआ है और उसमें से एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। वो बिना देरी किए रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वालों को बुला लेता है। उस कैरी बैग को खोला जाता है और जैसे ही उस कैरी बैग को खोलते हैं तो वहां पर खड़े हर एक व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस कैरी बैग के अंदर एक ऐसी बॉडी मौजूद थी और ये डेड बॉडी में ना तो उसका सर था और ना ही उस डेड बॉडी के हाथ थे और ना ही उस डेड बॉडी के पैर थे, और बाकी का जो हिस्सा है उसको टुकड़ों में काट कर उस कैरी बैग में डाला गया था। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, लेकिन एक बिना सिर और बिना हाथ पैर के डेड बॉडी की पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल था। आज इस वीडियो में इस डेड बॉडी के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। पुलिस इस डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद सबसे पहला काम करती है कि वो जिस ट्रेन में ये डेड बॉडी मिली थी, वो ट्रेन जिस स्टेशन से भी होकर आई थी, उन सभी स्टेशनों में इसकी रिपोर्ट भिजवाई जाती है और कहा जाता है कि अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब ऐसे ही चलते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 10 जून 2024 का। योग नगरी एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टॉप ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचती है। सभी यात्रियों को उतार दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक यात्री की नजर बैग पर पड़ती है जो सीट के नीचे रखा हुआ था। उस बैग से भी ऐसी ही गंध आ रही थी और उस पर भी खून लगा हुआ था। वो तुरंत पुलिस को अपडेट देता है। पुलिस वहां पर आ जाती है और उस डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। कमाल की बात यह थी कि उस बैग से जो डेड बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं उसमें एक महिला के 2 हाथ थे और 2 पैर थे और उसका कटा हुआ सर था। लेकिन यहाँ पर ये जो डेड बॉडी मिलती है, क्या इसका इंदौर से मिली डेड बॉडी से कोई कनेक्शन था? ये जानना पुलिस के लिए काफी जरूरी था। ऋषिकेश पुलिस भी इस बॉडी को कब्जे में लेकर वही काम करती है जो इंदौर पुलिस ने किया था, यानी कि जिस स्टेशन से होकर ये ट्रेन आई थी उन सभी स्टेशनों पर इस डेड बॉडी की रिपोर्ट भिजवाई जाती है और मिसिंग रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। कुछ दिनों के बाद पुलिस को अपडेट मिलती है कि ऐसी ही एक बॉडी मध्य प्रदेश के इंदौर में मिली है और वो भी एक ट्रेन के अंदर, जिसके कुछ पार्ट्स कटे हुए थे। और ये रिपोर्ट जब ऋषिकेश पुलिस को मिलती है तो वो उस डेड बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। और जब इंदौर पुलिस उन बॉडी पार्ट्स को मैच करती है तो उससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो सारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये एक ही महिला के हैं। अब पुलिस को डेड बॉडी तो पूरी मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। इस बात का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि ना तो पुलिस के पास कोई एविडेंस था और ना ही पुलिस के पास कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी जिससे इसका पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर वो जो डेड बॉडी होती है, यानी कि उस महिला के हाथ पर एक टैटू बना होता है, जैसे गांव में कई बार टैटू हाथ पर गुदवाया जाता है, ऐसा एक टैटू होता है और उस पर लिखा होता है मेरा भाई गोपाल। अब पुलिस इस बात का पता करती है कि जो लोकल टैटू है ये किस गांव में या किस एरिया में लिखवाने का रिवाज है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर महिलाओं को अपने हाथ पर अपने भाई का नाम लिखवाना पड़ता है और पुलिस उन्हीं गांवों में जाकर इस चीज की तलाश शुरू करती है। अब इसी की छानबीन करते हुए जो पुलिस होती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव होता है जिसका नाम मऊ होता है, वहां पर पहुंचती है। और जब इस महिला की फोटो वहां पर स्टेशन में दिखाई जाती है और छानबीन की जाती है तो इस महिला की शिनाख्त हो जाती
है और एक व्यक्ति सामने आता है जो कहता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी मीरा है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि 6 जून 2024 को उसकी और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते 7 जून से वो मिसिंग है, यानी कि वो घर छोड़कर चली गई है। और 7 जून की शाम को इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल की थी। अब यहाँ तक पुलिस को ये तो मालूम चल चुका था कि ये डेड बॉडी मीरा बहन की है, जो मध्य प्रदेश गुजरात के पास एक गांव है मऊ, और वो वहीं की रहने वाली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की थी। अब इस केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, जो इस बात का अंदाजा लगाती है कि इस डेड बॉडी का आधा पार्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में और आधा पार्ट ऋषिकेश में मिला था, जो कि लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस अंदाजा लगाती है कि जिन दोनों ट्रेनों में बॉडी पार्ट्स मिले थे, किसी न किसी एक स्टेशन पर ये दोनों ट्रेनें आपस में जरूर मिली होगी, और जिस व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की है उसने आधे पार्ट्स दोनों ट्रेन में रखे होंगे। और जब इसी की छानबीन रेलवे के साथ मिलकर की जाती है तो उन्हें मालूम चलता है कि ये दोनों ट्रेन उज्जैन में एक साथ मिलती है, यानी कि उज्जैन के रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन इंदौर के लिए निकलती है जबकि दूसरी ट्रेन ऋषिकेश के लिए निकलती है। पुलिस यहाँ पर अंधेरे में एक तीर चलाती है और वो उज्जैन रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाती है। यहाँ पर पुलिस को कंफर्म नहीं था कि, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीर निशाने पर लगता है और उज्जैन की सीसीटीवी फुटेज पर जब निकलवाई जाती है तो 7 जून को मीरा बहन दिखाई देती है। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि मीरा पहले ट्रेन से नीचे उतरती है, उसके बाद वो एक व्यक्ति के साथ उस रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है। जब बाहर जाकर सीसीटीवी कैमरा निकाले जाते हैं तो उसमें मीरा बहन और उस व्यक्ति को पता नहीं लगता, लेकिन स्टेशन से बाहर आते हुए उसे जरूर देखा गया था। अब क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल साफ था, स्टेशन के आसपास पूछताछ करने पर उस व्यक्ति का पता लग जाता है। उसका नाम कमलेश पटेल होता है। पुलिस सबसे पहले उसे लेकर आती है, उससे पूछताछ होती है, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें वो इस बात को कबूल करता है कि आज 7 जून 2024 को वो इस महिला से मिला था। वो पुलिस को बताता है कि महिला ट्रेन से उतरने के बाद कोई एड्रेस के बारे में पूछ रही थी। उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर कोई एड्रेस लिखा हुआ था और वो बहुत ही परेशान लग रही थी। इसी के चलते उसने उस महिला को स्टेशन से बाहर तक छोड़ा था। उसके बाद वो कहाँ गई ये कमलेश को नहीं पता था। अब कमलेश की बातों पर पुलिस को भी यकीन हो जाता है क्योंकि कमलेश ने ही वही सारी बातें बताई थी जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। पुलिस कमलेश को छोड़ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा डाउट कमलेश के ऊपर अभी भी था। इसलिए जो पुलिस है वो कमलेश के घर पहुंचती है। पूछताछ करने पर पुलिस को कमलेश की पत्नी मिलती है। वो कमलेश की पत्नी को उस महिला की फोटो दिखाती है। उस फोटो को देखते ही जो कमलेश की पत्नी है वो एकदम से परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। जब पुलिस को मालूम चलता है कि कमलेश की जो पत्नी है वो गूंगी और बहरी है, तो पुलिस समझ जाती है कि इस महिला को कुछ मालूम तो जरूर है, लेकिन ये उसे बता नहीं पा रही है। इसी के चलते जो पुलिस होती है वो एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाती है और उससे कहते हैं कि ये महिला जो भी कुछ बताने की कोशिश कर रही है वो इससे पूछकर हमें बताओ। वो महिला से बात करता है और उन्हें पता लगता है कि ये महिला कहना चाहती है कि ये जो फोटो आपने इन्हें दिखाई है वो इस महिला को जानती है। ये महिला इसके पति के साथ 7 जून 2024 को आई थी और उसके बाद उसके पति ने इसकी हत्या कर दी थी। अब इतना सुनते ही जो पुलिस है वो समझ जाती है कि इस हत्याकांड के पीछे कमलेश का ही हाथ है और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने जो बातें बताई थी उसी बयान के आधार पर कमलेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। कमलेश को अरेस्ट करने पर जब सख्ती से उससे पूछताछ होती है तो वो इस बात को कबूल कर लेता है कि मीरा का जो मर्डर है वो कमलेश पटेल ने ही, यानी कि उसने ही किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि ना तो वो मीरा को जानता था, ना ही उससे उसका कोई रिश्ता था, तो आखिर उसने उसका मर्डर क्यों किया था। इस पर कमलेश पटेल पुलिस को बताता है कि 7 जून 2024 को वो
स्टेशन पर किसी काम से गया था। वहीं पर उसने मीरा को यानी कि उस महिला को देखा था जो बहुत ही परेशान लग रही थी और कोई एड्रेस के बारे में पूछ रही थी। और इसी बात से जो कमलेश पटेल है वो इस चीज को भाप गया था कि इस महिला का यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो परेशान है। और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस एड्रेस पर पहुंचा दूंगा, चलो मेरे साथ। जिस वजह से वो स्टेशन से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है मीरा बहन के साथ। लेकिन उसके बाद वो उसे उस एड्रेस पर नहीं बल्कि अपने घर लेकर जाता है। वहां जाकर उसने पहले उसे खाना खाने के लिए कहा क्योंकि वो बहुत दूर से आई थी और उसी खाने में उसने नींद की गोलियां मिला रखी थी। और वो खाना खाने के बाद जो मीरा है वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जो व्यक्ति होता है कमलेश पटेल, ये उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में वो उठ जाती है, विरोध करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कमलेश पटेल की पत्नी भी वहां पर आ जाती है। वो गूंगी बहरी थी तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। और उसी के सामने जो कमलेश पटेल है, क्योंकि मीरा बहुत जोर से चिल्ला रही थी, और कमलेश पटेल मीरा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद अपनी पत्नी के घर में रहते हुए ही वो मीरा बहन के शरीर के काफी टुकड़े कर देता है, जिससे उसके हाथ और पैर और उसके सर को अलग करके एक पॉलीथीन में डालता है और बाकी के हिस्से के टुकड़े करके एक अलग पॉलीथीन में डालता है। उसे ये लग रहा था कि उसकी पत्नी तो गूंगी बहरी है, किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। और इसी के चलते फिर वो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर खड़ी दो ट्रेनों में उन बैग्स को रख देता है। एक ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर जाती है और दूसरी ट्रेन उत्तराखंड के ऋषिकेश आती है। और वहीं से ये बॉडी पार्ट्स मिले थे और यह सारा कबूलनामा कमलेश पटेल ने ही किया था। और उसकी पत्नी के बयानों के आधार पर इसमें केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी किया गया है।